वैक्सीनेशन के जरिए ही बचा जा सकता है। हालांकि छोटे बच्चों का अभी तक भारत में स्टार्ट नहीं किया गया है ये, लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर चौथी लहर आती है तो इसको भी शुरू करने की बहुत ज्यादा जरूरत यहां पर हो जाएगी। चलिए ठीक है, अंशुमान जी भी बने हुए हमारे साथ। अंशुमान जी, आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, क्योंकि चौथी लहर की कहीं ना कहीं ये आहट हमें आती हुई दिखाई दे रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा स्थिति, क्योंकि कई स्कूलों में भी बच्चे और टीचर्स पॉजिटिव पाए गए? देखिए, जैसा समुद्र है तो लहरें तो आएगी, लहरें आएंगी, लहरें जाती रहेंगी, लेकिन लहर क्या खतरनाक होगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। डॉक्टर वली ने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना है, कोरोना रहेगा और कोरोना आगे भी रहेगा। हमारे जनरेशन में आगे वाले 4-5-10 जनरेशन तक भी रहेगा कोरोना, लेकिन ये इससे हताहत नहीं होने के हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। चौथी लहर, तीसरी लहर आई, कब चलेगी पता नहीं चला, और अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं आपने सुनी थी कि ऐसा हो जाएगा, अब इस तरह खत्म हो जाएगी और नीको की जरूरत होगी, नहीं हुआ। वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से हमने कर दिया, नेचुरल इम्यूनिटी जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन ने दिया है, और नया जो स्ट्रेन जो आजकल डिस्कशन में चल रहा है वो भी BA.1 और BA.2 लीनियज जो है ओमिक्रॉन का, 3 लीनियज में से 2 लीनियज का दोगलापन है, मतलब संकर है, हाइब्रिड है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं होने वाली। BA.2 से ऑलरेडी लोग इन्फेक्टेड थे, ऑलरेडी इम्यूनिटी है, संक्रमण करेगा, हताहत नहीं करेगा, इसलिए घबराने के, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वली साहब ने बिल्कुल सही कहा, एहतियात नहीं छोड़ना है। एहतियात इसलिए नहीं छोड़ना है, कब ये क्या बहरूपिया अलग स्ट्रेन बदल ले इसका पता नहीं होता हमें पहले। जी। इसके लिए एहतियात हमें तैयार है जी, जाहिर तौर पर। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये माना जा सकता है कि कोरोना कभी गया ही नहीं था, क्योंकि केसेस तो लगातार आ ही रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले कमी जरूर हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं कि कुछ %, हालांकि मामूली ही इजाफा है, ये बढ़ रहा है आंकड़ा। तो कहीं ये फिर से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको लेकर एहतियात डॉक्टर वली बहुत जरूरी हो जाएगी यहाँ पर, क्या लगता है? दिन आपके ही चैनल पे प्रोग्राम किया था जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि हम गार्ड को रिलैक्स कर रहे हैं और मास्क पे चालान नहीं होगा, जुर्माना नहीं होगा। हम लोगों ने ये बात रिजॉल्व की और उसमें बहुत साफ तौर से ये बात कही थी कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी कोरोना से बचने की हमारी झोली में डाल दी है। बॉल इज इन आवर कोर्ट, तो अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं कि अब हम जिम्मेदार हैं अपनी किसी भी एक्शन के। सरकार चालान नहीं करेगी, मास्क लगाएंगे, लेकिन अगर मास्क से हमको संक्रमण हो जाएगा न लगाने से तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई है, नहीं है? तो इसमें बार बार WHO के जो टेड्रोस साहब हैं वो भी यही कह रहे हैं, तो बल्कि डरा के कह रहे हैं, पहले नहीं डरा रहे थे, अब डरा के कह रहे हैं कि मास्क डोंट लेट योर गार्ड आउट। वो ये भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग ना भूलें, हम दूर रहे हैं, 2 मीटर की दूरी रहे। वेंटिलेशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कमरों के जो वेंटिलेशन है, जो ऑफिस के वेंटिलेशन है, और इसके साथ साथ हैंड की हाइजीन, हम वो बार बार कहते थे ना, हाथ को ठीक से साफ रखना है सैनिटाइजर से और वाटर से, और वो 20 सेकेंड तक हाथ धोना है, इसको नहीं को भूलना है। अभी हम सुबह मुश्किल से 1 या 2 बार हाथ धो रहे हैं, तो ये कमी आई है इसमें। ऐसे जब हम इतनी चीजों को हम लैग करेंगे, भूल जाएंगे, तभी नुकसान होगा। और टिकट लगाना नहीं भूलना है। तीसरा ये है कि वो अननेसेसरी, बार बार कहते थे कि अननेसेसरी उनको एक्सपोज नहीं करना है, और जो हाई रिस्क पेशेंट है 18+ वाले, उनको वैक्सीनेट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें करी चुक गई है कि हाई रिस्क वाले जो 18+ वाले जिसकी हम 2 दिन पहले से बात कर रहे हैं, उसको भी इसमें कैटेगरी में बहुत सावधानी पूर्वक करना है। साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये अभी आने वाले 2 दिनों में हमको कोई नया तजर्बा होगा जरूर, और उसमें कोई नया वेरिएंट भी मिल सकता है। इस वेरिएंट की मारक क्षमता में तब्दीली आ सकती है, और कोई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऑलरेडी हमारे पास 8 तरह के वायरस हैं, लेकिन इसमें जैसे कि ये कहा गया है कि ये अंदाजा है इसका कि ये है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन इसमें मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं मारक क्षमता इसकी जो है इतनी अधिक नहीं थी। लेकिन ये भी दावे के साथ डॉक्टर नहीं कह सकते, वो स्टैटिस्टिक्स पे आधारित
और हमें बिल्कुल कहा जा सकता है कि स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कोरोना जब भी आया है एक अलग ही तरीके के हमें हमेशा से लक्षण दिखाई दिए हैं। जो स्थिति होती है एक अलग ही तरीके की उत्पन्न होती है वहां पर, और अब आने वाले दिनों में हमें ही एहतियात बरतनी होगी, भले ही सरकार की तरफ से कितनी ही छूट का। डॉक्टर अंशुमान, आपके पास आना चाहूंगी अब, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे, नए वेरिएंट्स को लेकर भी बात हो रही थी कि अलग अलग तरीके के वेरिएंट आ रहे हैं, और अब गुजरात में भी ओमिक्रॉन के XE वेरिएंट का मामला सामने आया है, और इससे कहीं ना कहीं दिल्ली NCR में जो चिंता है वो भी बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कितना घातक होगा ये वाला वेरिएंट अगर इसकी वजह से चौथी लहर आती है तो? ये नए वेरिएंट आना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और फैशनेबल ट्रेंडिंग चल रहा है। आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, सब कुछ टाइप करके, और ये इसमें 2-3 चीजें समझनी है। पहली बात, ओमिक्रॉन का ही दूसरा एक रूप है, एक हाइब्रिड कह सकते हैं, उसका दूसरा जनरेशन कह सकते हैं। ओमिक्रॉन के 3 टाइप लीनिएज में थे, BA1, 2, 3। BA1 और 2 का हाइब्रिड बनके बना XE। तो इसमें सिंपली क्या हुआ, BA2 ज्यादा संक्रामक था, उससे 10 गुना संक्रमण क्षमता इसमें बढ़ गई। लेकिन यूके की जो रिपोर्ट आई, यूके में जनवरी में ही हो गया था ये स्ट्रेन, यूके की जो रिपोर्ट आई उसमें मारक क्षमता नहीं बढ़ी है, संक्रमण क्षमता बढ़ी। ओमिक्रॉन में सब भी देखा, संक्रमण क्षमता ज्यादा थी। हताहत ना हो, यही हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये ओमिक्रॉन में नहीं हुआ था, इसमें भी नहीं होगा। जो दूसरे देशों में हुआ उससे अच्छा वैक्सीनेशन कवरेज हमारे यहाँ है। ये जरूर है कुछ केसेस इसके स्टिल ओमिक्रॉन के फॉर्म में जाते हैं, मतलब चकमा देके इम्यून सिस्टम को, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, RT-PCR टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपको सिर्फ ये करना है कि अगर कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको ज्यादा सावधानी इसलिए बरतनी है कि अगर आपके इम्यून सिस्टम को चकमा देगा तो आपको अति गंभीर रूप दे सकता है। इतना ही परहेज है, बाकी एक साथ कुछ परहेज नहीं है। ये आएगा कितनी तेजी से, क्योंकि इसमें संक्रमण क्षमता, संक्रमण स्पीड ज्यादा है, तो जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से डाउन भी हो जाएगा। इसलिए अभी पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये आते ही रहेंगे, अलग अलग स्ट्रेन आएंगे, और ये डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का काम है कि स्ट्रेन का नाम दो और ये दो। इसके लिए हम लोगों को कम से कम 20-22 साल पढ़ाया जाता है ग्रीक और लैटिन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। इसलिए XE, ओमिक्रॉन, इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है। मस्त रहिए लेकिन स्वस्थ रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपको लगता है कि पाबंदियां फिलहाल नहीं लगाई जानी चाहिए? जैसे अब स्कूल भी खुल गए थे, सारे ऑफिसेज भी खुल गए थे, पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए क्योंकि लगातार ये इस तरह के वेरिएंट्स आते रहेंगे और हमें इनके साथ ही अब आगे बढ़ना होगा। क्या लग रहा है डॉक्टर अंशुमान? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, तब भी 50 लाख के लगभग लोग एक्सपायर हुए थे, और तब भी यही हुआ था, कब तक हम खींचेंगे। सिमिलरली आज कोरोना वायरस में हो गया, कब तक आप पाबंदियां लगाएंगे? आपने वैक्सीनेट कर लिया, सब लोग सीख गए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाने के मीडिया ने इतना सिखा दिया कि अब एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है। तो कब तक पाबंदियां लगाएंगे? सावधानी बरतिए, पाबंदियां मत लगाइए, नहीं तो लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में जो आपका बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, खत्म हो जाएगा और कंट्री का बाकी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिर्फ एक कोरोना वायरस समस्या नहीं है, कंट्री की समस्याएं बहुत सारी हैं। सबको आपको संतुलन बना के ही चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, संतुलन बना के ही चलना पड़ेगा। डॉक्टर वली, पहले भी वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा बहुत जरूरी है यहाँ पर, लेकिन छोटे बच्चों के भी अब जिस तरीके से स्कूल खुल चुके हैं तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन यहाँ पर जरूरी हो जाता है। हालांकि भारत में अभी इस चीज की शुरुआत नहीं हुई है, और साथ ही साथ बड़े लोगों के लिए भी बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है। तो इस दिशा में क्या कुछ रणनीति अब आगे होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके? देखिए, रणनीति तो बनाना भारत सरकार का काम है ना। वो हम लोग बराबर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब पूरी कंट्रीज में 5+ के लोगों को, बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्या देखते हैं, और हमारे तो वैक्सीनेशन सेफ है, स्वदेशी है, अपने यहाँ बने हुए हैं, उसमें खतरा नहीं है ऐसा। तो वो सब इस पे विचार हो रहा है। अब हम इसी तथ्य पे आधारित जो अपना यकीन है उस पे रुके हुए हैं कि हमारे बच्चों के इम्यूनिटी में इतना खतरा नहीं है, दे राइट इम्यूनिटी, तो उसके लिए अभी हम वेट करते हैं। और इसमें सेफ्टी का इशू आता है। सेफ्टी का इशू बिल्कुल जरूरी आना के बारे में जो मॉडर्ना वगैरह के वैक्सीन, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी वाले वैक्सीन है, उनके बारे में बहुत नहीं सामने आ रही। तो हमारी जो वैक्सीन है, ये जो स्वदेशी वैक्सीन है, इसमें ऐसे खतरे है नहीं। तो इसलिए हम अपने वैक्सीन अपने बच्चों पे ले सकते हैं, जो कि पहले ही जो डॉक्टर मिला थे उन्होंने कहा था मेरी 6 साल की बिटिया पे ट्रायल कर सकता हूँ, तो इतना सेफ है मेरा।
और तो ये कॉर्बेवैक्स भी है उसके बाद बस। तो ये हमारे सेफ वैक्सीन है और उसके हमको बच्चों पे जल्दी से डाटा लेके डाटा इकट्ठा करके और इसको करना है और ये काम होता है मेरी अंदर। और इसका जो रिसर्च है पूरी और तो इसका फाइनल जो कॉम्पिलेशन है डाटा को और भारत सरकार इस पर लगी हुई है। और अब ये है कि सब वर्गों पे विचार करते हैं। जी। एक वर्ग तो अभी रह जाता है कोई एक बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी हाई रिस्क कैटेगरी है, 18+ हाई रिस्क कैटेगरी है, कैंडी में हाई रिस्क कैटेगरी है, उन सब हाई रिस्क कैटेगरी करना है। और इसके साथ साथ करना है एजुकेशन, जैसे आपने भी बताया ना, बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेट करना। और हमें अपना फिर मैं यही खत्म करूंगा जैसे कि अभी डॉक्टर अंशुमन ने खत्म किया कि हमें कोरोना के साथ रहना है, एजुकेट करना है। मैं भी यही इसमें खत्म करूंगा कि हमें गार्ड नहीं करना है, मास्क को नहीं उतारना है और हमें भीड़ वाले इलाकों में कम जाना है। हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। सेल्फ डिसिप्लिन द नीड ऑफ आवर, ये है आज का नारा। अगर हम कहें ये सेल्फ डिसिप्लिन इज द नीड ऑफ आवर, आत्म अंतर की अपना अंदर है के साथ अनुशासन आत्मनिष्ठा है। जी, हमें खुद पे नियंत्रण रखना है। हमें खुद से ही प्रोटोकॉल जो तमाम है कोविड की उन्हें फॉलो करना है। भले ही हम पर कोई चार्जेस लगे या ना लगे या फिर सरकार कोई पाबंदी लगाए या ना लगाए, तमाम चीजें हमें खुद ही ध्यान में रखनी है क्योंकि हमें अपना और अपने परिवार का ख्याल जो रखना है। डॉक्टर अंशुमान, बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है अब, तो कितनी महत्वपूर्ण इसे माना जाए और कौन कौन लोग अब इसको ले सकते हैं? देखिए, पहले फेज में बता ही दिया गया था कि वल्नरेबल ग्रुप हेल्थ केयर वर्कर को लगा दिया क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उनको था। अब बूस्टर डोज की बात आई, ये देखा गया कि सीरो सर्वे में एक खास समय के बाद, यूजुअली 4 से 6 महीने के बाद इम्यून लेवल डाउन होने लगा। तो बूस्टर डोज की बात आ गई और ओमिक्रॉन भी आ गया। अब एक्टिव वेरिएंट की बात हो रही है। तो बूस्टर डोज आप जो वल्नरेबल एज ग्रुप में आ रहे हैं 18+, उनको तो लगाना बिल्कुल चालू कर दीजिए क्योंकि हम अभी तक जितने वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल या रणनीति बनाई है, हमारा अपना कोई भी ट्रायल नहीं है। रणनीति बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में हिंदुस्तान का अपना कोई ट्रायल नहीं है। हमने सारे ट्रायल बाहर के फॉलो किए हैं। तो बाहर के ट्रायल जब फॉलो कर रहे हैं तो बाहर का ट्रायल फॉलो 18+ में बूस्टर डोज सबको लगा रहे हैं, आप भी लगाइए। 5 साल से ऊपर के सारे बच्चों को वैक्सीनेट किया है। हालांकि इंडिया में सीरो सर्वे में देखा गया लगभग 85 से 90% बच्चे ओमिक्रॉन के 3rd वेव में सीरो सर्वे पे पॉजिटिव पाए गए, मतलब उनको इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन बाहर के ट्रायल में कहा गया कि 5 साल से ऊपर सभी बच्चों को लगाया गया। तो अगर रणनीति अपनाने में बाहर के शोध को आप आधार बनाते हैं तो सारे शोध का आधार वही बना लें। 5 साल से सभी के ऊपर को 2 डोज लगाएं, 18 साल से ऊपर के सभी को बूस्टर डोज लगा दें। यही रणनीति होनी चाहिए। जी, वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, खुद पे नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हमें करना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को क्योंकि चौथी लहर की आहट अब आती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।